नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक कबाड़ी वाले की आपीती। एक कबाड़ी वाला जो पूरा दिन लोगों के घरों के आसपास घूमता है और यही उम्मीद रखता है कि उसे कोई पुराना सामान दे दे ताकि उसके घर का गुजारा चल सके। इसके लिए कभी कभी पूरा दिन काम करना पड़ता है और कभी कभी अंधेरे में भी वीरान जगहों पर घूमना पड़ता है कि कोई मिल जाए जिसके पास पुराना सामान पड़ा हो। ऐसी जगहों पर ही तो पुराना सामान होता है ना, ताकि उनके घर का गुजारा चले। लेकिन इसी के साथ ऐसी जगहों पर उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं होती। आज मैं आपके लिए कबाड़ी वाले की ऐसी ही आपीती लेकर आया हूं जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो हमारी पहली कहानी हमें भेजी है शोएब जी ने, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं। अब वो शहर में कबाड़ी वाले का काम किया करते थे और एक साइकिल उनके पास हुआ करती। बात साल 2007 की है। साइकिल पर वो शहर में घूमा करते थे। कहीं से अखबार मिल जाए, लोहा, रद्दी वगैरह जो मिल जाए वो उसे खरीद लिया करते थे और बहुत सस्ते में। फिर एक बड़ी कबाड़ी वाली दुकान थी जहां पर वो उसे बेच दिया करते और इससे उनकी कमाई हुआ करती थी। शहर बड़ा था और इस शहर में कबाड़ी वाले बहुत थे, तो उन्हें साइकिल पर कभी कभी अपने इलाके से बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता और पूरा दिन बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती थी। कभी कभी किसी घर से सस्ता सामान मिलता तो कभी कभी लोग कह देते कि तुम तो भाव कम लगा रहे हो, अरे तुम्हारे तौलने का तरीका गलत है। इसीलिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा निराश भी होना पड़ता था, लेकिन फिर भी उम्मीद किया करते थे कि किसी तरह से आज सामान ज़्यादा मिल जाए, लोहा ज़्यादा मिल जाए, मैं साइकिल चलाकर जाऊंगा तो इससे ज़्यादा रुपए बच सकते हैं। और इस तरह दिन के वक्त तो घूमना पड़ता था, लेकिन रात के वक्त जब उन्होंने घूमना शुरू किया तो उन्हें एक चीज़ का अंदाज़ा लगा कि लोग दिन के वक्त घर में नहीं होते, कई बार काम पर गए होते हैं और हम बेवजह ही गलियों में घूमते रहते हैं। लोग घर होते नहीं तो सामान देंगे क्या। तो उन्होंने शाम के वक्त, रात के वक्त घूमना शुरू कर दिया। 8, साढ़े 8, 9 बजे तक 9 बजे तक शहर में चहल पहल रहती और एक कबाड़ी वाला आवाज़ लगा रहा है तो कुछ लोग सामान मुफ्त में दे दिया करते थे कि हम फेंकने वाले हैं, अब फेंक कर भी दूर आएंगे, उससे अच्छा तुम ले जाओ, शायद तुम्हारे काम आ जाए। तो इससे शोएब को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने लगा था और उन्होंने ज़्यादातर शाम के वक्त ही घूमना शुरू कर दिया था। अब ऐसे ही घूमते घूमते शोएब ज़्यादातर जिस जगह बंद फैक्ट्री होती या पुराना घर होता वहाँ ज़्यादा घूमा करते थे। पुराना कबाड़ दिख जाए टूटा फूटा पड़ा हुआ है तो जानबूझकर वहाँ घूमते रहते थे और आवाज़ लगाकर कह देते थे कि ये आपके काम का है, आप रखना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। तो ऐसे पूछा करते और इस बार वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे थे जहां ज़्यादातर पुराने टूटे हुए घर उन्हें दिख रहे थे, शहर का पुराने वाला हिस्सा। तो यहाँ घूमते घूमते उन्हें लग रहा था कि ज़्यादा पैसे वाले तो इन घरों में लगते नहीं, लेकिन फिर भी पुरानी चीज़ देकर कुछ रुपए कमाना वो भी चाहते होंगे। तो उन्होंने वक्त रात के 8 बजे का था, आवाज़ लगाना शुरू कर दी थी। तो आवाज़ लगाते लगाते एक बूढ़ी औरत होगी जिसने ये आवाज़ सुनी और हाथ घर से बाहर निकालकर दूर से हल्की सी आवाज़ में वो कहने लगी थी कि बेटा इधर आओ, इधर आओ। तो शोएब जल्दी से साइकिल चलाकर उस घर के आगे पहुंचा। अब वो छोटी सी गली थी, वहाँ आसपास पुरानी ईंटों वाले घर थे और ऐसा लग रहा था कि सीलन के कारण वो दीवारें इतनी पुरानी हैं, वो घरों की दीवारें नहीं लगती, वैसे ही टूटी फूटी दीवारें सी बनी हुई। और ये भी एक पुराना घर है, तो इस घर में बुजुर्ग दंपति रहते होंगे। तो फिर उस औरत ने कहा कि बेटा कुछ सामान है पुराने वाला, वो ले जाओ। इस पर जो शोएब थे उन्होंने कहा जी आंटी जी दे दीजिए, ले जाता हूँ। फिर वो औरत घर से कुछ सामान निकालने लगी और ज़्यादातर जो सामान था ना वो कबाड़ वाला सामान नहीं था, कह सकते हैं वो कूड़ा करकट था जिसे फेंकना चाहती थी वो। और बूढ़ी थी, शायद दूर फेंक कर आ नहीं पाती होगी, तो उसे लगा कि कबाड़ी वाला है, कचरा उठाने वालों से समझ में नहीं आया। तो वो जब कपड़े, फटी हुई चीज़ें, प्लास्टिक की टूटी फूटी चीज़ें देखने के बाद जो शोएब थे वो कहने लगे अरे आंटी जी मैं कचरे वाला नहीं हूँ, कबाड़ी वाला हूँ, मुझे भी आगे चीज़ें बेचनी पड़ती हैं जिसमें मेरा फ़ायदा हो, अब इन चीज़ों का मैं क्या ही दूंगा। फिर वो औरत कहने लगी कि बेटा कुछ
दो ना भी, लेकिन कम से कम इसे ले जाओ, फेंक दो, मेरी थोड़ी मदद ही कर दो। इस पर शोएब जी देखने लगे चीज़ों को कि क्या क्या है। अब उसमें एक रेडियो था, तो वो रेडियो को जब उन्होंने चलाने की कोशिश की तो उस बूढ़ी औरत ने कह दिया कि बेटा ये काम करता है, यही ले जाओ, इसे अपना समझ लो, थोड़ी मदद कर दो। तो जो शोएब थे उन्हें लगा कि अगर रेडियो चल रहा होगा या मैं इसे रिपेयर भी करवा लूँगा तो जब घर में हूँ तो रेडियो चला लिया करूँगा। अब उनके पास टीवी नहीं था, रेडियो भी नहीं था, तो उन्हें लगा कि रेडियो चलाकर चलो गाने ही सुन लिया करूँगा, ये तो फ़ायदे का सौदा हो सकता है। वैसे भी आगे कचरे का ढेर लगा है, बाकी सामान वहाँ फेंक दूंगा, रेडियो रख लूँगा, कोई बात नहीं, उसका भी फ़ायदा हो गया, मेरा भी फ़ायदा हो गया। तो शोएब जी ने वो रेडियो रख लिया, फिर जो सामान था वो कचरे के ढेर पर फेंक दिया उन्होंने। रेडियो लेकर आए घर। वक्त 10 बजे का हो गया था, अकेले रहा करते थे। सबसे पहले उन्होंने खाना खाया, उसके बाद वो देखने लगे कि रेडियो काम करता है या नहीं। अब ये बैटरीज वाला रेडियो नहीं था, ये था बिजली से चलने वाला रेडियो। तो चेक करने के लिए उन्होंने प्लग लगाया सॉकेट में, चलाकर देखा तो आवाज़ कर रहा था वो रेडियो। अब बाकी चैनल्स सिग्नल आ रहे हैं या नहीं वो चेक करना चाहते थे। थोड़ा सा रेडियो का कान मरोड़ा तो गाने चलने लगे, पुराने गाने आ रहे थे। तो जो शोएब जी थे बड़े ज़्यादा खुश कि ये काम का सौदा हो गया। वो बूढ़ी आंटी ने एक बात तो है, रेडियो दे दिया जो मेरे काम का है, उनके काम का नहीं होगा। उन्हें लगा ठीक नहीं है, चलो ये अच्छा है, रात को सोते सोते थोड़े गाने ही सुन लिया करूँगा। अब वो गाने सुन रहे थे, वक्त 11 बजे का, क्योंकि नई चीज़ मिली थी तो खुशी थी, नींद नहीं आ रही थी, गाने सुने जा रहे थे। तो 11 बजे अजीब सा ब्रॉडकास्ट हुआ। जो चैनल उन्होंने FM AM जो भी लगाया हुआ था वहाँ ब्रॉडकास्ट बड़ा अजीब हुआ, शहर का ब्रॉडकास्ट कि इस गली में यहाँ पर उन्हें मदद की ज़रूरत है, आप जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचे। ऐसा ब्रॉडकास्ट रेडियो पर नहीं होता। और जो शोएब जी थे वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान। नाम लिया गया था किसी औरत का, किसी आदमी का कि उन्हें मदद की ज़रूरत है, बस इतना। तो शोएब जी को लगा कि अब ये क्या ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो गया, चलो वैसे भी सोने का वक्त हो गया है, सुबह थोड़ा जल्दी उठना है, कहीं जाकर आना है। तो उन्होंने रेडियो को बंद कर दिया, जिसके बाद वो सो गए। अगले दिन उन्होंने काम किया। अब इस रेडियो का इस्तेमाल वो रात के वक्त ही करना चाहते थे। सुबह सुबह जल्दी उठकर कहीं जाया करते थे, सामान बेचने का काम थोड़ा करना पड़ता था, और रात के वक्त वो गलियों में घूमा करते थे। फिर से लगभग 8:30 बजे वो घर आ चुके थे। तो 8:30 बजे ही उन्होंने खाना खाते वक्त रेडियो लगा लिया। कुछ गाने चल रहे थे, लेकिन बीच बीच में ब्रॉडकास्ट होता, अजीब सा जानकारी दी जाती, और रेडियो पर ऐसी जानकारी क्यों दी जा रही है उनकी समझ में नहीं आ रहा था। शुरू में उन्हें लग रहा था कि शहर की ये न्यूज़ चल रही है, लेकिन शहर की वो न्यूज़ नहीं थी। उसमें जानकारी दी जा रही थी कि बड़ी घटनाएं घटने लगी हैं, घरों में आग लग रही है, आप थोड़ा सतर्क रहें। घर में आग लगी हो तो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आएं। अगर आप समय बर्बाद करेंगे, हो सकता है गैस लीकेज के कारण घर में धमाका हो जाए और आप मारे जा सकते हैं। ऐसा ब्रॉडकास्ट रेडियो पर कोई सुनेगा, रात के वक्त खाना खा रहा होगा तो घबराहट तो होगी, क्या सच में? फिर दिमाग में ख्याल वैसे आने लगते हैं। तो जो शोएब जी थे वो सोच रहे, अरे यार ये चैनल नहीं लगाऊंगा, गाने तो आते हैं लेकिन बीच में ब्रॉडकास्ट कैसा चलने लगता है। फिर उन्होंने कोई और चैनल लगाया जहाँ कुछ हंसी वाला प्रोग्राम कोई चल रहा था, मजाक चुटकुले वगैरह। अब उसमें भी ऐसा ब्रॉडकास्ट हो रहा। ध्यान रखिए, बारिश ज़्यादा होने लगेगी तो घर में पानी भर सकता है, और पानी ज़्यादा हो तो दम घुट सकता है, डूबकर आप मर सकते हैं। अब ऐसा कोई जैसे मजाक कर रहा हो तो शोएब जी कर क्या सकते थे? उन्हें लगा ये कैसा रेडियो है। कभी कभी डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती थी, जैसे गाने चल रहे हैं तो बिल्कुल रेडियो बंद हो जाता, रेडियो काम ही नहीं करता और ना लाइट चलती। उन्हें लगता कि रेडियो लगता है ख़राब हो गया। 5 मिनट में रेडियो फिर से चलने लगता। अब वो थोड़ा थोड़ा परेशान होने लगे थे कि कैसा रेडियो है, इसकी रिपेयर करवाऊँ या ना करवाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर पूरी तरह से बंद पड़ गया ना, फिर ही रिपेयर करवाऊँगा, मुफ्त में मिला है, क्यों इस पर पैसे खर्च करने, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, कभी कभी गाने सुनने को मिल जाते हैं तो यही ठीक है। जिसके बाद वो उस रेडियो का इस्तेमाल करते रहे अगले 3 से 4 दिनों तक। और जो ब्रॉडकास्ट होता, बीच बीच में कुछ ऐसी जानकारी होती जो उन्हें थोड़ी डरा देती।
जानबूझकर ये जानकारी डराने के लिए ही जैसे की जाती कि अपना ध्यान रखिए, ये हो सकता है, वो हो सकता है, यहाँ हुआ कत्ल। न्यूज़ की तरह बीच बीच में गानों के ये जानकारी दी जाती जो अच्छी नहीं थी। खाना खाते वक्त, सोते वक्त कोई ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहेगा। माना शहर में क्या घट रहा है आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। न्यूज़ सुनना अच्छी बात है, लेकिन खास समय होता है। रात के वक्त ऐसा कुछ सुनकर सोएंगे तो नींद भी वैसी आएगी, सपने भी डरावने आएंगे। और अब उन्हें सपने भी डरावने आने लगे थे, बड़े भयानक। और जो रेडियो में बताया जाता सपना वैसा आता, जैसे जब वो कि बारिश होगी तो उस रात सपना बारिश का आया था कि वो डूब रहे हैं, तैरने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो एक संयोग हो सकता है। अगले दिन आग लगने वाली बात हुई थी तो आग लगी जिसमें वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे, शरीर जल रहा तो उन्हें काफ़ी दर्द महसूस हुआ, सपना ऐसा था। तो जो जो ब्रॉडकास्ट होता उन्हें वैसा सपना आता। और अब वो डरने लगे थे कि रेडियो में कुछ गड़बड़ है। 5-6 दिन बाद जो ब्रॉडकास्ट हुआ ना, उसने होश उड़ाकर रख दिए थे शोएब जी के। अब उसमें पहले तो एक पुराना गाना चल रहा था, तो अचानक ही वो गाना सुन रहे तो बड़ा अच्छा लग रहा, लेटे हुए थे बेड के ऊपर। तो अचानक बीच में ब्रॉडकास्ट होने लगा, अगर आपका नाम शोएब है तो पुराना सामान लोगों के घरों से मत लीजिए, क्या पता पुराना रेडियो जो आपने लिया है वो श्रापित हो। अब कोई ऐसे आराम से गाना सुन रहा है और आपका नाम लिया जाए और वो जानकारी जो किसी के पास नहीं है वो बताई जाए तो होश तो उड़ ही जाएगा ना। शोएब जी एकदम से उठे और घबराने लगे। ऐसा लगा कि ये रेडियो उनसे बात कर रहा है। तो शोएब जी ने कहा, अरे ये क्या, ये तो मेरे बारे में बताया जा रहा है। फिर उस रेडियो पर ब्रॉडकास्ट हुआ, जी हाँ शोएब जी, हम आपकी ही बात कर रहे हैं। जब किसी के घर से पुरानी चीज़ लेकर आते हैं तो ध्यान रखा कीजिए घर लेकर क्या आ रहे हैं। जैसे रेडियो उनसे बात कर रहा हो या वो सपने में है। उन्हें तो लगा ये सपना तो नहीं, क्योंकि एक बार ऐसा डर गए वो। फिर उन्हें लगा, रे क्या पागलपन है, मुझे डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो उन्होंने जो प्लग था वो निकाल दिया। बिना बिजली के भी रेडियो से ब्रॉडकास्ट हो रहा। बैटरीज नहीं थी उस रेडियो में, पुराना खराब सा रेडियो था जो बार बार बंद होता था। अब बिना बिजली के चल रहा और उनसे बातें कर रहा। ध्यान रखिए कुछ भी हो सकता है, आप जल भी सकते हैं। तो शोएब जी ने उसके बाद रेडियो फेंकना चाहा। भाई घर का दरवाज़ा बंद हो गया, अंदर से दरवाज़ा बंद, वो खोल नहीं पा रहे। और जो रेडियो था ना उसके अंदर से चिंगारियाँ निकलने लगी जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया हो, लेकिन तार तो लगी नहीं थी, चिंगारियाँ निकल रही और ऐसा लग रहा जैसे वो जलने वाला हो। चिंगारियाँ आसपास दूर दूर तक निकल रही तो घर को जला सकती थी। और ब्रॉडकास्ट ऐसा ही हो रहा था कि घर में अगर आग लग जाए तो आप बाहर कैसे निकलेंगे। तब वो समझ चुके थे कि ये रेडियो साधारण नहीं है, जिन्न जिन्नात भूत प्रेत कोई ऐसा चक्कर है। ये रेडियो मुझे घर में नहीं रखना चाहिए। तो किसी तरह धक्का मारकर उन्होंने आगे वाला दरवाज़ा तोड़ दिया। अब घर अच्छा था उनका, दरवाज़ा पुराना था। अब गरीब थे तभी तो कबाड़ी वाले का काम करते थे, तो दरवाज़ा तोड़ने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। पक्का घर होता, दरवाज़ा ना टूटता तो मुसीबत बढ़ सकती थी। तो दरवाज़ा तोड़कर उन्होंने पहले तो कचरे में रेडियो फेंका और पूरी रात उन्हें रेडियो से आवाज़ आती रही। लेकिन ये आवाज़ किसी पड़ोसी ने नहीं सुनी थी, सिर्फ शोएब जी को ये आवाज़ आई थी। जैसे ये आवाज़ सिर्फ उनके कानों तक पहुंचती थी, जिसके बाद उन्होंने रेडियो दूर फेंक दिया। फिर एक मौलाना से मिले कि ऐसे मेरे ऊपर झाड़ फूक कीजिए जी, कुछ कीजिए, ऐसा हुआ मेरे साथ। तो फिर उन्होंने अपना उतारा करवाया, झाड़ फूक की, जिसके बाद सब कुछ ठीक हुआ। और फिर वो ये भी जानना चाहते थे कि ये वाला रेडियो जहाँ से मैं लेकर आया हूँ, मुसीबत तो उनके लिए भी रही होगी। वो बूढ़ी औरत, उसने बताया नहीं कि ऐसा रेडियो है, ऐसा भयानक, उसमें कोई जिन्न था जो बात करता था। तो मौलाना ने जैसा कहा था ऐसा हो सकता है। उतारा वगैरह जब किया तो शोएब ने वैसा मान लिया था। अब परेशानी टल चुकी थी, वो आवाज़ नहीं आती थी, रेडियो कहीं फेंक दिया था उन्होंने। तो वो बूढ़ी औरत के बारे में वो जानना चाहते थे और उन्हें पता लगा कि वो वाला इलाका जो है, जो घर हैं, वहाँ कोई नहीं रहता। वो वाला घर भी बहुत समय से बंद था। तो वो औरत जो उन्हें दिखी वो तो वहाँ रहती ही नहीं, बहुत पहले लोग वहाँ पर रहा करते थे, 10 से 12 साल पहले। तो वो बूढ़ी औरत शायद 10 से 12 साल पहले रहती होगी। जो उसे नज़र आया, हो सकता है वो खुद एक भूत थी।
जिसने वो सामान दिया जो शायद श्रापित था। और शोएब जी की जिंदगी के सबसे भयानक 5 से 6 दिन निकले थे। उनकी सांसें अटक गई थी कि ये हो क्या रहा है। पहली बार ऐसा कुछ देखा, लेकिन फिर समस्या दूर हुई। अब हमारी दूसरी कहानी हरियाणा से सोनू जी ने भेजी है। सोनू जी कबाड़ी वाले का काम करते हैं। वो भी ज़्यादातर शाम के वक्त घुमा करते थे, और क्योंकि उनके इस इलाके में और भी कई कबाड़ी वाले थे तो उनका आपस में झगड़ा बहुत रहता था। यानी सोनू जो कि उम्र में 18-19 साल के थे, वो किसी और इलाके में चले जाते तो वो कबाड़ी वाला अगर देख लेना कि मेरे इलाके में कैसे आ गया तो झगड़ा किया करते, तो उसे पीटा भी करते थे। अब इस तरह से सोनू ने महसूस किया कि ये वाला इलाका उस कबाड़ी वाले का, वो वाला इलाका उस कबाड़ी वाले का, भाई वो वाला उस कबाड़ी वाले का, ये वो अपने इलाके बांट रखे हैं। मैं काम कहाँ करूँगा? हर कोई ऐसा कहता है ये मेरा इलाका, वो मेरा इलाका, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो नया अगर कोई काम करना चाहता है तो वो कैसे करेगा? ये तो मिलकर झगड़ने लगते हैं, पीटने लगते हैं। तो सोनू जी ने ये काम इसी तरह से जारी रखा कि जब कहीं किसी जगह जाते तो ज़्यादा नहीं घूमते, तो जहाँ जहाँ उन्हें पता लगने लगा कि ये इलाके में कोई नहीं आता तो वहाँ बाकी शहर से थोड़ा बाहर निकलकर जो गांव हुआ करते तो गांव में साइकिल लेकर चले जाया करते थे, और वहाँ कुछ सामान उन्हें मिल जाया करता जिससे उनका गुजारा हो पा रहा था। अब इसी के साथ वो दिन भर और भी काम किया करते थे। तो शाम को साइकिल लेकर निकला करते और उम्मीद यही किया करते कि कहीं पुरानी चीज़ मिल जाए, जैसे किसी ने रास्ते पर रखी हो या घर के बाहर रखी हो, या पुरानी चीज़ पूछ कर कि ले जाऊं जी। तो ऐसे जो सोनू था वो काम किया करता था। अब सोनू शहर में अलग अलग हिस्सों में घूमा करता। अगर किसी के इलाके में है तो वहाँ आवाज़ नहीं लगाता कि लोहा बेच, रद्दी बेच, तो ये आवाज़ नहीं लगाया करता था। उसे लगता था आवाज़ लगाऊंगा तो भाई पकड़ लेंगे, वैसे दिखा दूंगा कि इलाके से निकल रहा था, अब सड़कें भी तुम्हारी हो गई क्या। लेकिन एक चीज़ की उम्मीद होती थी सोनू को कि अगर मैं आवाज़ ना भी लगाऊं फिर भी इन इलाकों से कुछ मुझे मिल सकता है। मैं साइकिल लेकर घूमूं तो जो घरों के आगे लोगों ने सामान रखा होता है वैसे ही पूछ लूं, जी मैं कबाड़ी वाला ले जाऊं ये, या कोई घर के बाहर है तो वैसे ही आवाज़ लगाकर पूछ लो, जी मैं कबाड़ी का काम करता हूँ, आपके पास है कोई कबाड़। आवाज़ नहीं लगाऊंगा ताकि कोई सुन ना पाए। तो इस तरह से उनका काम चलने लगा था और किसी की वो पकड़ में नहीं आ रहे। बाकी कबाड़ी वालों के तो ऐसे ही घूमते घूमते नए इलाकों में जाना, पुरानी पड़ी चीज़ों को देखना, कहीं कचरा पड़ा है उसमें से ढूंढने लगना। अब इसी तरह एक बार शहर के उस हिस्से में पहुंचे जहां पर एक फ्लाईओवर था, पुल था। अब पुल के नीचे जो हिस्सा था वहां ज़्यादातर कचरा पड़ा हुआ, वहां कोई नहीं जाता था। लेकिन कुछ लोग थे जिनके पास घर नहीं था तो शायद वहां पर वो सोते होंगे। जो सोनू था उसने कई बार उस जगह पर कुछ लोगों को देखा था जो नीचे सोए हुए। तो सोनू को लगता था कि कचरा पड़ा है, सामान पड़ा है, ऐसी जगह लोग सामान फेंकते भी हैं, तो एक बार नज़र इधर भी घुमाकर देख ही लेता हूँ। इस बार सोनू वो पुल के पास साइकिल लगाई उसने, पुल के नीचे सामान ढूंढने के लिए गया कि किसी ने ऊपर से घुमाकर मारा हो, नीचे फेंका हो तो मेरे कोई काम का सामान मिल सकता है। अब वहाँ ढूंढते ढूंढते उसे कुछ सिक्के मिल गए और इससे उम्मीद जग गई कि चलो ऊपर से लोग सिक्के ही फेंक देते होंगे। ऐसा वैसा कुछ सामान मिला और एक तरफ बैठा एक आदमी मिला जो सोनू को घूर रहा था। तो सोनू अपना थोड़ा कचरा निकालने का काम कर रहा, काम की चीज़ें ढूंढ रहा, वो आदमी घूरे जा रहा। तो सोनू ऐसे ही कचरे को खंगालते खंगालते उसकी तरफ गया और फिर उस आदमी से पूछा कि तुम यहीं पर सोते हो। अब पीछे गद्दा सा लगा हुआ था या थैला रखा हुआ था, जगह लग रही थी सोने के लिए। तो उस आदमी ने कहा कि हाँ मैं यहाँ पर सोता हूँ। फिर उसने सोनू से पूछा कि तुम कचरा उठाने का काम करते हो। सोनू ने कहा नहीं मैं कचरे वाला नहीं हूँ, कबाड़ी वाला हूँ, पुराना सामान लेता हूँ। उसने कहा मेरे पास भी कुछ पुराना सामान पड़ा है, लोगे तुम, कुछ रुपए उसके बदले दे दोगे। तो सोनू ने कहा कि तुम्हारे पास क्या सामान हो सकता है, तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है। उसने कहा सामान है मेरे पास, लोहे का सामान है, मैं अगर वो सामान तुम्हें दूंगा क्या तुम उसके बदले मुझे कुछ रुपए दोगे। सोनू ने कहा ठीक है दूंगा, सामान क्या है। तो वो आदमी पीछे गया और लोहे की पाइप, ऐसा बहुत सारा सामान था जो उसने एक तरफ रखा हुआ छिपा कर। और सोनू ने जब उस सामान को देखा तो सोनू की आंखें चमक गईं कि लोहा तो
वज़न में काफ़ी भारी होता है, क्योंकि लोहा छोटा, उसका वज़न ज़्यादा है। तो इतना सामान पड़ा है, ये तो 30-40 किलो का होगा। अगर हर एक सामान से 3-4 रुपए भी बच गए तो भाई काफ़ी रुपए बच जाएंगे मेरे, ये तो सौदा फायदे का है। फिर उस आदमी ने कहा कि ये कितने रुपए दोगे तुम? इस पर सोनू कहने लगा कि कितने दूंगा, देखते हैं कितना है। तो हिसाब किताब लगाकर सोनू ने कह दिया 1 किलो का इतना दूंगा। तो दोनों में डील हो गई। फिर वो कहने लगा पहले लोहे के छोटे हिस्से देखते हैं कितने हैं, तुम धोखा तो नहीं दोगे ना? मुझे कबाड़ी वालों पर यकीन नहीं है। अब जो सोनू था वो धोखेबाज नहीं था। पहले भी उसे काफ़ी बार सुनने को मिला था कि ज़्यादातर जो कबाड़ी वाले हैं नीचे कुछ चुंबक चिपका दी, वज़न कम ज़्यादा करने लगते हैं। लेकिन सोनू को बुरा लगा करता था अगर कोई उसे कहे कि तू बेईमानी करता है। वो बेईमानी नहीं करता था, कम खा लिया करता लेकिन बेईमानी नहीं करता। तो उसे ये बात चुभी और उसने कहा खुद देख लेना, बिल्कुल सही हिसाब रखूंगा। उसने कहा ठीक है। तो उसने जो तराजू रखा हुआ था, एक तरफ 5 किलो का उसने वो पत्थर रख दिया, दूसरी तरफ वो आदमी लोहा रखने लगा। अब भारी था, सोनू खुद उठाकर रख रहा, अब ऐसे भी पकड़ा हुआ रखे जा रहा। जो 5 किलो वाला पत्थर रखा हुआ वो नीचे की तरफ, सामान इतना रख दिया कि वो नीचे को जा ही नहीं रहा। और उसके बाद वो आदमी बोल पड़ा नहीं तुम्हें नहीं बेचूंगा, तू धोखेबाज है। देख तेरा पत्थर तो ऊपर उठ ही नहीं रहा, इतना सामान रख दिया, इतने में तो उठ जाना चाहिए था। सोनू खुद हैरान, अरे रुको, लगता है तराजू फंस गया है, ये कैसे हो रहा है? अब इतना भारी था कि खुद उठाने में उसे परेशानी हो रही, लेकिन फिर भी इधर वाला तराजू का हिस्सा नीचे क्यों है? फिर उसने सारा सामान नीचे रखवाया और हिसाब लगाने लगा, यार ये तो 10 से 12 किलो होगा, पत्थर 5 किलो का है, हिसाब बराबर हो ही क्यों नहीं रहा था। फिर उस आदमी को भरोसे में लेने के लिए जो सोनू था वो कहने लगा, अरे रुको, ऐसा करते पत्थर इधर रखो ना, तुम्हें लगता है कि ये नीचे की तरफ रहता है तो सामान इधर रख लो। तो पत्थर इधर रखा। वो आदमी कहने लगा ठीक है। तो सामान रखना शुरू कर दिया सोनू ने कि मैं उठाऊंगा, देखूं लगता भारी है या असल में भारी भी है। तो पहले सामान जब उठाया ना, उठाने में ऐसे जोर लग गया, अरे यार कितना भारी, 2-3 किलो का तो ये होगा, छोटा सा पूरा लोहे से भरा हुआ है। तो ऐसे रखा, 2-3 किलो हो गया, ये भी किलो, 2-3 किलो, 6-7 किलो रख दिया होगा। और ऐसे किया, पत्थर नीचे की तरफ, सामान ऊपर की तरफ। और जो सोनू था सोच रहा, अरे क्या यार मेरा तराजू खराब हो गया क्या? अभी खराब होना था, हिसाब भी नहीं लग पा रहा। अब सोनू को समझ में ही नहीं आ रहा, वो परेशान हुए जा रहा कि ये चल क्या रहा है, अब मैं कैसे करूं? और वो आदमी शक करने लगा था और सोनू खुद कह रहा, जी माफ कीजिए, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, ये तराजू में गड़बड़ नहीं है, मुझे खुद नहीं पता ये क्या है। तो पत्थर उठाकर देखा कि ज्यादा भारी है क्या, ये 5 किलो का है, पहले भी उठाया करता था और सामान भी, तराजू उठाने में ना पूरा जोर लग रहा, इतना भारी सामान था, 10 किलो से ज्यादा हो चुका था और इधर 5 किलो, तराजू बराबर हो ही नहीं रहा। ये 5 किलो ऐसा लग रहा बहुत भारी है, वो सामान बहुत हल्का है। तो वहां खींचतान करने के बाद तराजू को ठीक किया जो सोनू था उसने, जिसके बाद सोनू कहने लगा, जी अब ठीक है, अब ये नहीं होने वाला, मैंने सही से कर दिया है, पता नहीं। फिर उसने कहा ठीक है, अब मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, हिसाब सही रखना। सोनू ने कहा जी बिल्कुल गलती हो गई। तो 5 किलो का पत्थर इधर रखा, इधर छोटा सा सामान रखा था, 2 किलो का होगा, ऐसे रखा, तराजू ऐसे उठ गया, 5 किलो ऊपर चला गया, वो नीचे चला गया। अब जो सोनू था ऐसे देख रहा कि ये क्या, इतना भारी तो है भी नहीं, उठाया हल्का था, 2 किलो का होगा। फिर रखा, फिर कुछ और रखा, अब वो इससे भी हल्का था, वो रखा, वो नीचे। फिर वो आदमी कहने लगा, ये तो काफी भारी है, और पत्थर रखो ना इस तरफ। सोनू कहने लगा, जी 5 किलो का नहीं है ये, उठाकर पता चल रहा है, तराजू में कोई गड़बड़ लगती है। वो आदमी अब शक नहीं कर रहा था, मुस्कुरा रहा था कि तेरे तराजू में गड़बड़ है, तू धोखा देता है। सोनू घबराया हुआ, जी नहीं ऐसा नहीं है, सामान में गड़बड़ है कुछ। वो कहने लगा, सामान में क्या गड़बड़ हो सकती है? सोनू के पास जवाब नहीं। फिर वो आदमी मुस्कुराने लगा और कहने लगा, अरे जाओ, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था। सोनू ने कहा, नहीं आप मजाक नहीं कर रहे थे, कुछ गड़बड़ है तराजू में। उसने कहा, मैं ही मजाक कर रहा था। सोनू कहने लगा, नहीं आपने क्या किया, कुछ मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, क्या किया आप बताइए। तब उसने मुस्कुराते हुए गायब होकर दिखाया। वो भी गायब हो गया, सारा सामान भी गायब हो गया।
ऐसे लेकर खड़ा था। एक तरफ लाइट जो लगाया करता था सोनू अपने साइकिल के ऊपर, तो वहाँ और कुछ नहीं, ऐसे लेकर तराजू खड़ा, ऐसे हाथ ऐसे कांपने लगे। फिर जो उसने तराजू लिया, साइकिल पर लटकाया और खींचता हुआ साइकिल ले गया। चीखें मारता हुआ भागा था और समझ गया था वहाँ क्या हुआ। वो आदमी भूत था, वो सामान भी कुछ ऐसा ही था जो उसे भ्रम हो रहे थे और वो बुरी तरह फंस रहा था। नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन कह सकते हैं मानसिक तौर पर तोड़ दिया था सोनू को। अब वो कुछ समय तक अंधेरे में घूम ही नहीं पा रहा। उसे लग रहा था कि वो आदमी फिर से नजर आएगा या कोई और भूत। अब ऐसी जगह क्या देखने को मिल जाए, उम्मीद की ही नहीं जा सकती। इस कहानी के बारे में सोनू ने अपने साथियों को, दोस्तों को, जिसको भी बताया, सबने सोनू को यही कहा था कि तू मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सोनू के साथ उस पुल के नीचे जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी। किसी की कहानी सुनकर यह कहना, अरे क्या कहानी थी, बस इतना हुआ तो डर गया। लेकिन अगर कोई अकेला आदमी ऐसी जगह पर हो तो उस पर क्या बीतती है, उसके लिए ये सबसे डरावनी घटना होती है। तो हमारी जो अगली कहानी है वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले देशबंधु जी की है। उन्हें सब बंधु बंधु कहा करते थे। तो जो बंधु था, ईमानदार तो बिल्कुल नहीं था। दिन भर वो मजदूरी का काम किया करता और ईमानदारी ना मजदूरी में दिखाया करता था, ना किसी और काम में दिखाया करता था। बंधु का बस यही कहना था कि जिंदगी मजे लेने के लिए है, मेहनत करने के लिए नहीं। यानी कि किसी ठेकेदार के साथ वो अगर काम कर रहा है, अगर तो उसकी तरफ कोई देखता फिर तो वो ठीक काम किया करता था, लेकिन कोई ना देखे तो भाई बैठा रहता था। ईंट इधर से उधर रखी, उधर बैठ गया, उधर से इधर रखी, बैठ गया। जानबूझकर काम चोरी दिखाया करता था। और उसके बाद शाम के वक्त वो साइकिल लेकर आसपास के गांव में घूमा करता था, कबाड़ी वाला बनकर। लेकिन उसमें भी उसे लगा करता था कि किसी से सस्ता सामान ले लूं। इतना कम रुपए वो दिया करता था कि लोग उसे सामान बेचते ही नहीं थे और वो बेइज्जत करने लगता कि अरे आप ये पुराना सामान भी नहीं दे सकते, आपका हाल तो मुझसे भी बुरा है, लो मुझसे ही 10 रुपए ले लो, अरे इस सामान का मैं क्या ही दूं आपको। तो ऐसे लोग शर्मिंदा होकर दे दिया करते, लेकिन उसे गालियां भी निकाला करते। इस तरह से उसका काम ठीक चलता, क्योंकि वो इसमें भी बेईमानी दिखाया करता। रात को वो इसलिए घूमता था कि गांव में कहीं कुछ बाहर पड़ा है तो वो उठा लिया करता था। अब कोई 5-6 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए की चीज़ है, उसे कोई उठाकर ले गया तो पुलिस में कंप्लेंट क्या ही करेगा। तो ऐसी छोटी चोरी चकारी वो कर लिया करता। लोहे का सामान पड़ा है, उठा लिया। कहीं किसी का घर बन रहा है, कुछ लोहे का सामान बाहर पड़ा हो तो वो उठा लिया। तो ऐसे सामान उठा लिया करता था और उसे इसमें मज़ा आया करता था। जो बेईमान होता है ना, ऐसा नहीं कि मजबूरी में बेईमान होता है। जो बेईमान लोग होते हैं वो पहले से ही बेईमान होते हैं, दिमागी तौर पर ही बेईमान होते हैं। तो जो बंधु था ऐसा ही था। तो रात के वक्त ज़्यादातर घूमा करता कि लोग घरों के अंदर है, बाहर से सामान उठाऊंगा, कोई देख लेगा तो मैं कहूँगा अरे पुराना पड़ा था, मैंने वैसे ही उठा लिया, जी गरीब हूँ, माफ़ कर दीजिए। तो ऐसा किया करता था। इस बार वो पहले भी कई बार इस गांव में आ चुका था। इस बार फिर से उसी गांव में आया था। अब उस गांव में कोई खास फ़ायदा हुआ नहीं, लोग घरों के बाहर ही थे। आवाज़ लगाता रहा, लोग ज़्यादातर उसे कहते रहे कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अखबार कुछ 1-2 किलो वगैरह ली उसने, जिसमें उसे कुछ खास फ़ायदा होने वाला नहीं था। वो चाहता था कि कोई 50-100 रुपए बन जाएं ताकि मैं दारू पी पाऊँ। रात को दारू पिया करता था, उसके लिए ये काम किया करता। तो जब गांव से वो बाहर निकल रहा तो गांव से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, गांव के शमशान के पास से निकलने वाला रास्ता। अब ये जो रास्ता था कोई भूतिया नहीं था, कुछ भी ऐसा मशहूर नहीं था। लोग रात को भी निकला करते थे। जैसे कि बंधु निकल रहा तो बंधु की नज़र एक तरफ सिक्के पर पड़ी। अब उसने साइकिल के आगे लाइट लगाई हुई थी, टॉर्च बांधी हुई थी, रिचार्जेबल टॉर्च। तो उसकी रोशनी में कुछ चमका तो पास आकर उसने रोक कर देखा कि किसी कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन होगा, लेकिन नहीं, ये था 1 रुपए का सिक्का। अब 1 रुपए से कुछ बनने वाला तो नहीं था, लेकिन मुफ्त में मिल रहा है तो वो जाने नहीं देता था। तो रुपया उसने उठा लिया और सोच रहा किसी का गिर गया होगा। फिर वो वापस आ गया जल्दी जल्दी निकल कर। फिर रात के वक्त 10-11 बजे जब वो दारू पिया करता तो दोस्त भी आसपास होते। कभी कोई दोस्त पिला दिया करता, कभी कोई, कभी कभी तो जो बंधु था दोस्तों को पिलाया करता, वो उसे कुछ खिलाया करते। तो ऐसे बैठे और बंधु ने कहा यार एक जगह ये 1 रुपया मिला,
कुछ आएगा तो नहीं, लेकिन चलो इसे रखते हैं, ऐसे किसी और बार किसी और में रुपया डालकर कुछ लेकर आएंगे। तब एक ने कहा, ये कहाँ से मिला तुझे? अरे तेरी किस्मत तेज़ है, गिरी हुई चीज़ मिले तो कहते हैं किस्मत अच्छी होती है। बंधु ने बताया, अरे ये शमशान के पास गिरा हुआ मिला। तो भूत वूत वाला चक्कर मत कहने लगना। तो एक दोस्त कहने लगा कि भूत का चक्कर नहीं भाई, शमशान के पास एक ही मिला, ढूंढा नहीं तूने? और मिल सकते थे। तो बंधु कहने लगा, और मिल सकते थे? और कैसे मिलते? तुझे कैसे पता कि और मिल सकते थे? तो उसने कहा, भाई जब शमशान के आसपास ऐसे सिक्के गिरे हों, पता है कब गिरे होते हैं? जब कोई 80-90 साल का बूढ़ा आदमी मर जाए तो परिवार वाले कहते हैं चलो ज़िंदगी भोग कर वो गया है, तो जो उसकी अर्थी होती है उसे सजाया जाता है। और कभी कभी जिनके पास ज़्यादा रुपए होते हैं वो सिक्के फेंक देते हैं ऊपर से, काफ़ी हाथ में भरकर सिक्के फेंके जाते हैं। तो कम से कम 100-200 तो फेंकते होंगे। अब जिसने उठा लिए वो उठा लिए, और ज़्यादातर लोग ना कि वो फेंके गए सिक्के उठाते नहीं। तुझे मिले थे तो देख तो लेता, आसपास और सिक्के होते। तो जो बंधु था वो सोचने लगा, यार पहले बताया होता ना तो मैं देख लेता। कोई बात नहीं, कल देखूंगा, अगर किसी और ने नहीं उठाए तो मैं उठाऊंगा। एक दोस्त कहने लगा, अबे नहीं, उसे उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं किसी मरे हुए की अर्थी के ऊपर से फेंके गए सिक्के उठाने नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता वो। बंधु कहने लगा, अच्छा नहीं होता, बुरा नहीं होता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो 100 का नोट अगर शमशान के अंदर किसी लाश के ऊपर जलता हुआ देखे, मैं तो उसमें कूद कर नोट निकाल लूँ, मुझे कोई फर्क नहीं। फिर बंधु अगले दिन उसी गांव में, और उसके बाद वो ढूंढने लगा, वक्त होगा दोपहर का, वहाँ सिक्के ढूंढने लगा। तो सिक्के उसे लगभग 9 से 10 सिक्के मिले, लेकिन बार बार गांव के लोग उस तरफ आ रहे थे। तो बंधु को 2-3 बार गांव वालों ने देख लिया। बंधु ने 9-10 सिक्के तो उठा लिए थे, लेकिन फिर गांव वाले कहने लगे, तू यहाँ क्यों है? आसपास खेत थे और यहाँ पर बंधु ने काफ़ी जगहों से चीज़ें उठाई थी, तो बंधु पर लोग शक करते थे। फिर उन्होंने बंधु को भगा दिया। जबकि बंधु ने 9-10 रुपए उठाए थे, उसे लगा और भी होंगे। तो रात के वक्त फिर से आया वो। रात के वक्त ढूंढने लगा टॉर्च लेकर। 3-4 रुपए मिल गए उसे, 2-3 नोट भी मिल गए। अब नोट मिलने के बाद जो 5 रुपए का 10 रुपए का नोट था, उसे लगा यार ये तो बन गई बात, दारू का इंतजाम हो गया। फिर और ढूंढ रहा। फिर उसे लगा जब अर्थी को लेकर जाते हैं तो शमशान के अंदर लेकर जाते हैं, तो शमशान में भी फेंके होंगे, और शमशान में जाने से तो सब डरते हैं। मैं जाकर आता हूँ। बंधु शमशान के अंदर, और दूर से बंधु को दिख गया 10 या 20 रुपए का नोट होगा। दूर से पता लग गया कि नोट ही है, और कोई तो दिखा नहीं था। पेड़ के पास नोट पड़ा। वो जल्दी जल्दी भागा गया तो पेड़ के पीछे से एक आदमी निकला और उसने नोट पर पैर रख दिया। बंधु करीब पहुंचा और लगा बंधु को, अरे यार पैर रख दिया। फिर बंधु ने उसे डांटते हुए कहा, अरे क्या कर रहे हो? हवा के कारण मेरा नोट इस तरफ आ गया, पैर हटाओ, मेरा नोट है। उसने कहा, नहीं तेरा नहीं है, जो तू बाहर सिक्के भी उठा रहा है वो तेरे नहीं है। बंधु तब थोड़ा सा अपनी गलती महसूस करने लगा, लेकिन झगड़ा तक करने को तैयार था। यहाँ कोई आसपास है ही नहीं, झगड़ा करूंगा, नोट ले लूंगा 20 रुपए, और कहीं मिलने वाले नहीं। वो आदमी कहे जा रहा, ये तुम्हारे नहीं है। बंधु ने कहा, पैर हटा, चल पैर हटा, मेरे हैं। वो चाहता था झगड़ा करूं, कुछ भी हो लेकर निकलूं मैं यहाँ से, लेकिन वो कह रहा ये तेरे नहीं है। बंधु ने पैर को पकड़ लिया, हटा पैर, हटा हटा, मेरे हैं। उसका पैर इतना भारी उठ ही नहीं रहा, पूरा वजन जैसे उसी टांग पर डाला हो, हिल ही नहीं रहा। बंधु ने धक्का दिया, हट हट, मेरा नोट है। वो हिला तक नहीं। फिर बंधु ने ऐसे ऐसे कुछ हिलाया उसकी टांग को, फिर ऊपर की तरफ मुंह किया। वो इतना भयानक और जला हुआ लग रहा था भाई, शरीर से धुआं निकल रहा, जैसे अभी अभी उठी हुई लाश हो, जली हुई लाश हो। तो बंधु ने जब उसे देखा, बंधु के होश उड़ गए। फिर टांग देखी, टांग भी जली हुई। नोट तो नहीं मिला, बल्कि उसकी तो सांसें रुक गई। फिर वो भागा बाहर शमशान से, और शमशान से बाहर ही निकला था। घबराहट के मारे या पीछे से उसने पकड़ लिया था, उस कारण वो बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव के लोगों ने बंधु को होश में लाया था। चोट के निशान और पीठ पर जले के निशान थे, कपड़े पीछे से जल चुके थे उसके। बेईमानी धरी की धरी रह गई। जब पिटा ये हालत हुई, डर इतना लग रहा था उगल दिया सब कुछ।
सब कुछ कि मैं ऐसे चीज़ें उठाता था, 1 रुपये मिले मुझे यहाँ अर्थी के ऊपर फेंके होंगे, आदमी था अंदर, ऐसा था वैसा था। गांव वाले हंसे भी उस पर और ये भी कहा बेईमानी ऐसे ही निकलती है। तो बंधु वहाँ से निकला था और उसके बाद से उसकी हालत इतनी बुरी हो गई, वो डरा करता था रात को किसी शमशान के पास से गुजरने से, और धीरे धीरे तो गांव में जाने से डरने लगा। क्या पता फिर से सामना ऐसे ना हो जाए। आदत उसकी बदली नहीं थी, बेईमानी अब भी छोड़ नहीं रहा था। तो उसे लगा बेईमानी के चक्कर में ऐसा ना हो कोई ऐसे ही लाश उठकर उसे भी अपने साथ ही उठा कर ले जाए, तो उसे बदलना तो पड़ा ही। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानियां कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, बहुत ज़्यादा पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके पास भी कोई ऐसी ही कहानी है तो नीचे मैंने इंस्टाग्राम आईडी दी है, आप अपनी कहानी वहां पर शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को हाइप ज़रूर दें। तो ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।